स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। ऐसे में जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवा कर रहे हैं, उसकी वाहवा के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदाई हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूं और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मैं इसके लिए फिर से जहां आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आज अध्यक्ष जी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे, वो वीडियो भी उनकी जरूर सुनाएंगे सबको और जो उन्होंने पाप किया वो भी सबके सामने लाएंगे। निंदा प्रस्ताव को लेकर क्लियर कर दीजिए सर कि क्या वीडियो सुनने के बाद या उससे पहले क्या कुछ उसका प्रोसीजर। निंदा प्रस्ताव तो हम तो सुन ही चुके हैं ना, हम बाकी आप सब लोगों को सुनाना बाकी है, इसलिए निंदा प्रस्ताव तो हम लाएंगे ही। लेकिन जो उन्होंने पाप किया, मुझे हैरानी की इस बात किया, अभी तक भी उनकी तरफ से दो अल्फाज भी नहीं बोले गए। मतलब बड़ी दुख की बात है। पहले आप सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी कोई किसी एक धर्म के, कोई एक किसी कित्ते से जुड़े तो नहीं है। उनकी महान शहादत तिलक जनेऊ की रक्षा करते हुए इस भारत के लोगों की धर्म बचाने के लिए हुई है। ऐसे में पहले तो आप सोचिए कि विपक्ष की नेत्री उस पर कहें कि मैं तो इस पर बोलना नहीं चाहती। आप सबसे इससे बड़ा गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? और फिर उसके बाद जो बोला गया वो इतने अपशुद्ध बोले गए कि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप खुद ही सुनिएगा, आपको खुद को कितनी पीड़ा होगी, तब आपको एहसास होगा जो उन्होंने बोला है। सर जेएनयू को लेकर ऐसे में जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवा कर रहे हैं, उसकी वाहवा के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदाई हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूं और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मैं इसके लिए फिर से जहां आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आज अध्यक्ष जी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे, वो वीडियो भी उनकी जरूर सुनाएंगे सबको और जो उन्होंने पाप किया वो भी सबके सामने लाएंगे। सर निंदा प्रस्ताव को लेकर क्लियर कर दीजिए सर कि क्या वीडियो सुनने के बाद या उससे पहले क्या कुछ उसका प्रोसीजर। निंदा प्रस्ताव तो हम तो सुन ही चुके हैं ना, हम बाकी आप सब लोगों को सुनाना बाकी है, इसलिए निंदा प्रस्ताव तो हम लाएंगे ही। लेकिन जो उन्होंने पाप किया, मुझे हैरानी की इस बात किया, अभी तक भी उनकी तरफ से दो अल्फाज भी नहीं बोले गए। मतलब बड़ी दुख की बात है। पहले आप सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी कोई किसी एक धर्म के, कोई एक किसी कित्ते से जुड़े तो नहीं है। उनकी महान शहादत तिलक जनेऊ की रक्षा करते हुए इस भारत के लोगों की धर्म बचाने के लिए हुई है। ऐसे में पहले तो आप सोचिए कि विपक्ष की नेत्री उस पर कहें कि मैं तो इस पर बोलना नहीं चाहती। आप सबसे इससे बड़ा गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? और फिर उसके बाद जो बोला गया वो इतने अपशुद्ध बोले गए कि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप खुद ही सुनिएगा, आपको खुद को कितनी पीड़ा होगी, तब आपको एहसास होगा जो उन्होंने बोला है। सर जेएनयू को लेकर ऐसे में जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवा कर रहे हैं, उसकी वाहवा के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदाई हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूं। तो पत्थरबाजी भी हुई। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक जगह की बात नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर डिमोलिशन, लोगों के घर को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है और अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीके से लोगों को घर उजाड़ा जाता है। सर्दी के इस कड़ाके के मौसम में लोगों का बिना घर दिए कहीं भी घर उजाड़ देना न तो मानवता ये कहती है और न तो न्याय कहता है।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी का एक घर तो बसाया नहीं, लेकिन हजारों लोगों का अब तक घर उजाड़ा जा चुका है। लेकिन ये बारात घर था, कहा जा रहा है कि इलीगली बना था वहाँ पे, इसे लेकर नोटिस भी पहले दिया गया था और जब कार्रवाई हुई तो पत्थरबाजी भी लोगों ने की। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि केवल एक जगह की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मॉडल टाउन में घर उजाड़े गए। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को बेघर करने का ये अभियान चल रहा है। बहुत सारे जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार को चीजों को बसाने का काम करना चाहिए, जबकि उजाड़ने की जगह। एक और सवाल सर, आज विधानसभा में तो पत्थरबाजी भी हुई। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक जगह की बात नहीं। बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो पूरे देश में मनाया गया, उसके ऊपर में विधानसभा में स्पेशल डिस्कशन रखी गई, जहां पर एक तरफ में सरकार द्वारा और सभी सदस्यों द्वारा उनको सम्मान की बात की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन आतिशी जी द्वारा ना तो दो शब्द इसके ऊपर में बोले गए, बल्कि बीच में जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, और अभी आपने सुना होगा स्पीकर महोदय ने बोलकर बताया कि कल किन शब्दों का उपयोग किया गया था। हमारे लिए वो शब्दों को बोलना भी हमको उचित नहीं लगता है कि गुरुओं के एक तरफ में जहां सम्मान की बात हो रही है, वहां पे विपक्ष द्वारा उनके अपमान की बात की गई है। तो आज विधानसभा सत्र में आतिशी जी उपस्थित नहीं हैं। वो एक बार भी आके वहां पे माफी तो छोड़िए, वो वहां पे उपस्थित होना भी ठीक नहीं समझ रही हैं। हमारी मांग है कि वो आए सदन में, और स्पीकर महोदय द्वारा क्या उनको सजा मिलनी चाहिए वो फैसला होना चाहिए। तो सभी सदस्य ही नहीं, पूरे दिल्ली के, हमारे सिख ही नहीं, पूरे दिल्ली देश के सभी लोगों को इससे जो पीड़ा हुई है, इससे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को, दोनों को, पूरी आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, और उनको क्या सजा मिले वो स्पीकर द्वारा हमारी मांग है कि वो उसको सुनिश्चित करें। पुलिस बना रहे हैं ये, ना कोई आदेश, ना कोई रूल। चुने हुए विधायक को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। हम पूछते भाई आदेश किसका है बताओ, लेकिन आदेश नहीं बता रहे। पुलिस ने सस्पेंड किया गया। अब सस्पेंड किया गया तो हमें घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम सस्पेंड हमें सदन से किया है भाई, हमारा ऑफिस है अंदर। आज तक के इतिहास में आप मीडिया के साथी दिल्ली के, देश के अलग अलग विधानसभा और संसद को कवर करते आए हैं। कब आपने देखा कि सदन से निष्कासन का मतलब ये है कि घर से बाहर ना निकलो? कल को तो रूल बनाते पाकिस्तान भेज दो इनको। भाई जब इन्हीं का ह्यूमन फैसले चलेगा तो कल को ये रूल मेजोरिटी है, कहेंगे प्रस्ताव पास हुआ जी, अगर सदन से बाहर करेंगे देश से बाहर हो जाएगा, फिर पुलिस लगा देंगे बॉर्डर पे कि अंदर, देश के अंदर ही नहीं जाना है। ऐसे चलता है क्या? अभी लेकिन अंदर तो हंगामा हो रहा है। बीजेपी ये मांग करी आप लोगों से कि एलओपी और आप लोग आकर माफी मांगे जो कल गुरु तेग बहादुर। हम तो कह रहे हैं कि आज पूरे भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करके उन्होंने उनकी शहादत को अपमान किया है। कौन थे शहीद आजम भगत सिंह? अंग्रेजों के खिलाफ इसी दिल्ली में उनकी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बम फोड़ा था, उनको फांसी हुई थी। और आज क्या कह रहे हैं ये
कह रहे कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी। क्या सोच रहे होंगे भगत सिंह कि हम इन अंग्रेजों ने सत्ता तो नहीं बनाए थे ना यहाँ कि हमारे लोग अंग्रेज बन जाएंगे। आज देखिए ये सड़क पे किस तरह का बैरिकेड लगा दिया गया है, किस तरह के सड़क पे बैरिकेड लगा करके हमें कहा जा रहा है कि अंदर नहीं जा सकते। तो माफी तो उनको मांगना चाहिए कि शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने वाले लोग इतिहास साक्षी है, तब भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, तब भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और आज भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े हैं, अंग्रेज को बचा रहे हैं, क्रांतिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के पहले कहा, हमने कहा कि ये फांसीगर है, कहा कि नहीं फांसीगर नहीं है, हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगाया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या कहेगा? हाँ, वो जनरल डायर को कहा था कि उस क्रांतिकारी था। जो लाइब्रेरी जनरल डायर को नहीं मानता है अपराधी, उस लाइब्रेरी से रिपोर्ट ला करके तुम कह रहे हो ये अंग्रेज के क्रूर शासन नहीं था या फांसीगर नहीं थी। तो पुलिस ने कोई पेपर भेजा है आप लोगों को? पुलिस बना रहे हैं ये, ना कोई आदेश ना कोई रूल, चुने हुए विधायक को विधानसभा। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान खड़े हो गए थे जिन पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहाँ है पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहाँ पर आजू बाजू में कुछ बैंक्वेट्स और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान बने थे जिस पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर कार्रवाई जो हो रही है उसको कोर्ट के माध्यम से जिसको जो कहना है कहे। तोड़फोड़ उकसावे में आकर जो करेंगे उन बच्चों के ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। मैं सभी अमन पसंद लोगों से निवेदन करता हूं कि वे ऐसे शरारती तत्वों की शिनाख्त करें जो लोगों को बहकाकर पथराव जैसी जघन्य अपराध कराते हैं, फिर निर्दोष लोग पकड़े जाते हैं तो पूरे समाज में दुख की लहर आती है कि ये बच्चों के साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है, इन्हें जेल जाना पड़ रहा है। रोकने की कोशिश की गई, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्या इसमें लीगल मसला है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली में काफी इंक्रोचमेंट है और उसमें रिलीजियस जगहों का भी आता है, और कोई किसी एक पहचान के ही रिलीजियस उसका नहीं, सब जगह है। तो अगर एमसीडी इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है तो ठीक है, चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने इंक्रोच करके दिक्कत की है। कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीजों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे, उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। लेकिन सर कई कांग्रेस के कई नेताओं का भी कहना है, राज्य ने भी कहा कि देर रात 1 बजे दिल्ली जी ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। टाइमिंग भी देखिए ढंग का होना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी की समय है और इस समय किसी को भी अगर आप डिस्टर्ब करें तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में आप वही चीज कर सकते हैं। अब हो सकता है इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर की शंका लगी हो, इस कारण से इन्होंने इस बात को किया हो, लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने में ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई लीगल ऐसे कागज हैं या दस्तावेज हैं जिससे आप अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं तो वो दिन में अगर हो तो एक बेहतर संवाद होता है अथॉरिटीज के बीच में और लोगों के बीच में। सर जिस तरीके से कल एसआईआर की ड्राफ्ट आई उसमें चप्पल का ही नाम नहीं था, अब जो सीईओ
चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश की, वो रिप्लाई कर रहे हैं, रोकने की कोशिश की गई, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्या इसमें लीगल मसला है ये तो हम नहीं जानते। बारात घर का जो अवैध तरीके से बनाया गया तो उससे पुलिस की कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस का जो आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, वो जमीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को ऐसा क्या था, जब कोर्ट में गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना, ये लोग भी गए थे ना, जिनकी कमेटी है वहाँ वक्फ की कमेटी है, वो लोग गए थे और कोर्ट में उसको जो है 22 अप्रैल की डेट दी है। उनको भी कहा था कि आप भी जवाब दाखिल करो, उनसे कहा आप भी जवाब दाखिल करो। अवैध क्या था वहाँ पर? वक्फ की ज़मीन है ना, वो तो वक्फ का अगर बारात घर वहाँ चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है, लोगों को उससे मदद मिल रही है तो है, मस्जिद के बराबर की ज़मीन है और ये 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ना कि अलग से 123 प्रॉपर्टी जो पीछे इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपने प्रदर्शन में लिया था, जो एक लैडर जारी किया था, जिसको मैंने 2022 में चैलेंज किया था। 2023 का ऑर्डर आया था। 2023 में जस्टिस ओका ने ये कहा था, जस्टिस औरी ने ये कहा था कि हाईकोर्ट में कि ये वक्फ की ज़मीनें हैं, 123 की 123 प्रॉपर्टी, और इस पर कंट्रोल वक्फ का ही रहेगा और सिर्फ इनको सर्वे करने के लिए कहा था, हटाने के लिए नहीं कहा था। जो आरोप लगा रही है कि पत्थरबाजी हुई, उस मामले में कार्रवाई? अरे भाई, आप मस्जिद तोड़ोगे, है ना, आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्फ की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे, फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियां चार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं। और विधानसभा में आप कैसे झूठ बोल रहे हो, देखो आप। बारात घर का जो अवैध तरीके से बनाया गया तो उससे पुलिस की कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस का जो आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, वो ज़मीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को ऐसा क्या था, जब कोर्ट में गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना, ये लोग भी गए थे ना, जिनकी कमेटी है वहाँ वक्फ की कमेटी है, वो लोग गए थे और कोर्ट में उसको जो है 22 अप्रैल की ऐसी कार्रवाई करी गई है। तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उधर कि ये किस तरह का मामला था, कि इंक्रोचमेंट था कि नहीं था इंक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इंक्रोचमेंट हुआ है। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप जेएनयू के मामले को लेकर? अब मामला तूल पकड़ रहा है, जेएनयू प्रशासन का कहना है हेट लैब इसको नहीं बना सकते। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से शरजील इमाम जैसे लोगों की उत्पत्ति वहां से हो रही है, उस सोच की उत्पत्ति वहां से हो रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधे तौर पे जो है वो हम इसका जवाब देंगे और उनको इस तरीके के एलिमेंट जो हैं उन्हें उखा फेंका जाएगा। कैसे देखते हैं? दिल्ली राइट जिस एरिया में हुई है, उस राइट में लोग कहां से आए? साजिशकर्ताओं को पकड़ पाए? उमर खालिद और शरजील इमाम को शिकार बना रहे हैं। ये कौन सा तोड़फोड़ करते वहां दिखाई पड़े? जिसको चाहे वो ब्रांड कर देते हैं आतंकवादी, जिसको चाहते हैं संत डिक्लेयर कर देते हैं। यह स्थिति है। और राम रहीम के हाथ में जो रियली आतंकवादी है, कन्विक्ट है, इमाम के नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या वो चुनाव की ओछी राजनीति कर रहे हैं? भाई साहब, ये बदला हुआ भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री को लगभग सारे विश्व ने विश्व का नेता करके अपने आप उनका चयन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था आप 4 नंबर पे आ गए। कहां हो आप? कौन से कुंभकर्ण की निद्रा में हो? ये किसी से डरने वाला भारत नहीं है, घर में घुस के मारने वाला भारत है। किसका टैरिफ क्या है, किसका टैरिफ क्या नहीं है, इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता। ये मजबूत भारत है। पर राहुल गांधी हो, ओवैसी हो, इनको भारत कैसा नीचा है और अन्य देश भारत के कितने ऊपर है, ये दिखाने की होड़ लगी है। अरे जहां खाते हो, जहां पीते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश को नीचा दिखाओगे? लानत है तुम पर। अगर देश के प्रति प्यार है तो सच्चाई को स्वीकार करो, ओछी राजनीति को त्याग दो। एमआईएम के नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पवार जो अपने खुद के चाचा के नहीं हो सके तो वो लातूर करके कैसे होंगे? अजित पवार के ऊपर सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया एमआईएम के नेता अध्यक्ष है हमारे मित्र ओवैसी जी। अनेक सालों से कई बार वो मतलब हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और वो अपनी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ा रहे, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह उन्होंने अजित पवार जी के बारे में जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि शरद पवार जी के नेतृत्व में अजित पवार जी ने मतलब बारामती का डेवलपमेंट किया था और शरद पवार जी के कारण ही अजित पवार बड़े बने, वो भी मानते हैं। लेकिन अजित पवार जी का कहना ये था कि अगर आप शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं? अगर नरेंद्र मोदी जी इतना डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार की बहुत बड़ी प्रशंसा भी की है। एक बार नरेंद्र मोदी जी जब अपने बारामती गए थे तब उन्होंने ये बताया था कि भाई शरद पवार जी से हमने बहुत सीखा है। तो मुझे लगता है कि अजित पवार जी का कहना था कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए अगर अपने देश का भविष्य अच्छा बढ़ाना है, महाराष्ट्र को डेवलपमेंट की दिशा से आगे बढ़ाना है तो बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन पवार साहब नहीं सुने। जिस तरह जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट नेता थे, नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता थे, ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी की पहले नेता थी, बाद में उन्होंने अपनी टीएमसी बनाई। डीएमके जो पार्टी है वो भी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर इंडिया में आई थी। तो मेरा भी मानना ये था कि भाई पवार साहब अगर इंडिया के साथ आते थे तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उनको बड़े पद पर बिठा सकते थे और शरद पवार जी राष्ट्रपति भी बन सकते थे। अगर 2014 में ही अगर पवार साहब हमारे साथ आते थे तो मुझे लगता है कि ओवैसी का बयान जो है वो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि अजित पवार जी शरद पवार जी का रिस्पेक्ट करते हैं, वो जरूर अलग हुए हैं, लेकिन फैमिली के नाते वो दोनों एक ही है और इसीलिए मतलब वो शरद पवार के नहीं हुए तो लातूर के कैसा हो सकते हैं? ऐसा सवाल जो उन्होंने किया है वो सवाल इतना ठीक नहीं है। वो शरद पवार साहब के भी है और लातूर के भी अजीत दादा पवार है। चुनावी आचार संहिता में धार्मिक या प्रांतवाद या जातिवाद के आधार पे कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर कोई आपत्ति चुनाव आयोग ने उठाई है किसी की भी सॉन्ग को लेके, तो हमें लगता है जो आचार संहिता है उसका पालन चुनाव आयोग कर रहा है और सभी पार्टियों को समझना पड़ेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, धर्म जाति भाषा के नाम पे चुनाव लड़ना, चुनाव को पोलराइज करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर चुनाव आयोग उसका पालन कर रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। चुनावी आचार संहिता में धार्मिक या प्रांतवाद या जातिवाद के आधार पे कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर कोई आपत्ति चुनाव आयोग ने उठाई है किसी की भी सॉन्ग को लेके, तो हमें लगता है जो आचार संहिता है उसका पालन चुनाव आयोग कर रहा है और सभी पार्टियों को समझना पड़ेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, धर्म जाति भाषा के नाम पे चुनाव लड़ना, चुनाव को पोलराइज करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर चुनाव आयोग
उसका पालन कर रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। चुनावी आचार संहिता में धार्मिक या प्रांतवाद या जातिवाद के आधार पे कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर कोई आपत्ति चुनाव आयोग ने उठाई है किसी की भी सॉन्ग को लेके, जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से ये यूपी का एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र में अभी एसआईआर शुरू होगा उसको लेकर हो, ये सारे ही एसआईआर के जो इशू हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज समथिंग जो स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक पॉलिटिकल हथकंडा बनाया जा रहा है कि जहां जहां विपक्ष के वोटर्स हों, जहां जहां बूथ्स विपक्ष के तरफ वोट करते हों, उनके नामों को हटाया जाए, उनको किसी तरीके से वोट करने का अधिकार उनका छीना जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसआईआर जो इस मंशा से बनता है, किया जाता है, प्रश्न चिन्ह सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन पे उठाता है कि इलेक्शन कमीशन देश की जनता के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से ये यूपी का एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र में अभी एसआईआर शुरू होगा उसको लेकर हो, ये सारे ही एसआईआर के जो इशू हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज समथिंग जो स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक पॉलिटिकल हथकंडा बनाया जा रहा है कि जहां जहां विपक्ष के वोटर्स हों, जहां जहां बूथ्स विपक्ष के तरफ वोट करते हों, उनके नामों को हटाया जाए, उनको किसी तरीके से वोट करने का अधिकार उनका छीना जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसआईआर जो इस मंशा से बनता है, किया जाता है, प्रश्न चिन्ह सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन पे उठाता है कि इलेक्शन कमीशन देश की जनता के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से ये यूपी का एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र में अभी एसआईआर शुरू होगा उसको लेकर हो, ये सारे ही एसआईआर के जो इशू हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज समथिंग जो स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक पॉलिटिकल हथकंडा बनाया जा रहा है कि जहां जहां विपक्ष के वोटर्स हों, जहां जहां बूथ्स विपक्ष के तरफ वोट करते हों, उनके नामों को हटाया जाए, उनको किसी तरीके से वोट करने का अधिकार उनका छीना जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसआईआर जो इस मंशा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,90,00,000 नाम कटे, जो 18-19% के बराबर है। अगर जोड़ा जाए तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ नहीं है। 4, 5, 6, 7 राज्य में ला दो तब जाके 3 करोड़ होगा। अरुणाचल से, मिजोरम से शुरू करो कहानी, उत्तराखंड तक जाओ, तो इसके मतलब कई प्रदेश के बराबर, जनसंख्या के बराबर खत्म कर दिया गया वोट यहाँ, जो लगभग 18-19% है। सिर्फ इसलिए कि जो आशंका खरगे जी ने, राहुल जी ने, हम लोगों ने जताई थी कि जो 2-3 महीने में जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो ये जो मजदूर गए हैं कमाने, गरीब, जो ये कर्मचारी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बाहर, ये तो बेचारे साल में एक बार होली में, गर्मी में आते हैं, और आप 2 महीने में समेट दिया आपने। अगर चलने देते इसे 1 साल, 100 साल, तो इतने वोट नहीं करते। मैं तो सबसे विनम्र अपील करूंगा कि 6 तारीख तक जान जाए ये भारतीय जनता। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।